यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियम ऑफ द सर्विक्स, साथ में आपकी ग्लैंड्स और जो हाइमेन है वो पार्ट यदि इंक्लूडेड हो जाए तो क्या कहलाएगा? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, एंडोमेट्राइटिस, सर्वाइकल इन्फ्लामेशन या फिर वल्वल एंड वेजाइनल इन्फेक्शन। यदि सर्विक्स का एंडोमेट्रियम पार्ट और जो ग्लैंड्स और हाइमेन इस सब में इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो ये क्या कहलाएगा? पीआईडी होगा क्या? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज को बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। सर्वाइकल इन्फ्लामेशन होगा या फिर वल्वल एंड वेजाइनल इन्फेक्शन होगा, क्या कहलाएगा? एंडोमेट्राइटिस। क्या है? एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए प्रिवेंशन अ कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? विटामिन ए निरोधी, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन प्रोग्राम हो गया हमारा, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गए, भारत सरकार की किस मिनिस्ट्री के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? पहले में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर शिक्षा मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। खाने पीने के रिगार्डिंग, खाने पीने के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग बात करी जा रही है तो ये प्रोग्राम आपका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका आएगा क्या? जो विटामिन ए का प्रोग्राम हो गया या कम्युनिटी में जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आएंगे। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यूजिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव is the pill given orally for consecutive days starting on the 5th day of the menstrual cycle? तो जो हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ते हैं कि 5वें दिन से है जो स्टार्ट करनी है, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट करनी है वहां पर, तो कितने दिन तक दी जाती हैं? 45 डेज, 11 डे, 31 डे या फिर 21 डे। अब आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और इंक्लूडेड होते हैं। एक तो ये जो हार्मोनल पिल्स का जो आपको पूरा एक पत्ता मिलेगा तो उसमें टोटल कितनी पिल्स होती हैं? टोटल हमने पढ़ा है 28 होती हैं, जिसमें 7 है जो आयरन की टेबलेट होती है, बाकी सभी क्या होती हैं? हार्मोनल होती हैं, जो ब्राउन कलर की हैं और जो एक और गोल्डन टाइप रहेंगी। तो यहाँ पर जो आपकी ब्राउन टाइप की हैं वो अलग हैं आयरन के रिगार्डिंग, और जो 21 होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। तो यहाँ पर 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या करना है? 21 डेज तक के लिए ही, यहाँ पर 21 दिनों के लिए यहाँ पर क्या है, जो 5वें दिन से शुरू होती हैं तो कितने दिन तक? 21 दिनों तक है जो ओरली दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मीजल्स, इनमें से मीजल्स का लक्षण कौन सा नहीं है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का होना, वाटरिंग आइज, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस या फिर बहती नाक और रनिंग नोज। मीजल्स जो कि एक वायरल क्या है? वायरल प्रॉब्लम हो गई। तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल हो, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कभी भी नहीं रहता है, ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है। फीवर आता है मतलब इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा ही आएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा? आपका आंखों से पानी आएगा, आवाज भी चेंज रहेगी, नाक भी बहेगी, जस्ट लाइक फ्लू टाइप सिम्टम रहेंगे। तो यहाँ पर जो सामान्य तापमान है वो यहाँ पे आपका नहीं रहेगा, टेम्परेचर हाई ही होगा, टेम्परेचर हमारा है जो हाई ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल फॉर प्रीनेटल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन इन्फेंसी? सगर्भता मतलब डायबिटीज, सगर्भता का मतलब होगा यहाँ पर आपका प्रीनेटल पीरियड। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा क्वेश्चन कहा गया है कि डायबिटीज के लिए जन्म से पहले, प्रेगनेंसी में यहाँ पे कहा गया है कि मधुमेह में जन्म पूर्व प्रबंधन के लिए कौन सा लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है प्रीनेटल मैनेजमेंट के लिए डायबिटीज इन इन्फेंसी। टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, टू कंट्रोल डायबिटीज, कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल एज नॉर्मल एज पॉसिबल, educate the woman, relatives and family about the disease process and necessary modification in lifestyle so that pregnancy and maternal complication can be resolved, low concentration of hemoglobin। जो यहाँ पर आपका प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं है, क्या है? प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं और एंटीनेटल मैनेजमेंट नहीं है डायबिटीज को लेके, मतलब प्रेगनेंसी में यदि डायबिटीज हो जाए बाई चांस तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रेगनेंसी और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट तो करना है। तो ये तो आपका हो जाएगा प्रीनेटल में।
डायबिटीज के केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मैनेज करने की कोशिश की जाती है, तो ये भी आपका होगा। वुमेन को साथ में उसके रिलेटिव से हस्बैंड को भी समझाया जाएगा कि अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव लाए कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज यदि है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। लेकिन लो कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पर प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं होगा डायबिटीज के केस में। क्या है? ये है जो प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं होगा, बाकी ये सभी चीजें होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होगी? ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस या फिर गोनोरिया। प्रोटोजोअल डिसीज की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी डिसीज है जो होगी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। सिफिलिस नहीं होगा, ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा। जेनाइटल हर्पीस ये भी नहीं होगा, जिसको हम वाइट्स के नाम से भी जानते हैं। गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होगा। यहाँ पर जो प्रोटोजोअल होगा वो आपका होगा क्या? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनेलिस। क्या है? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनेलिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a uterine anomaly resulting in the birth of preterm baby। क्वेश्चन देखिए, हमने अलग से भी पढ़ा है इस तरीके के क्वेश्चन को, स्पेशली कि सर्विक्स में या कौन सी यूट्राइन एनोमली होती है जिसके कारण प्रीटर्म बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सीवियर एनीमिया या फिर डायबिटीज। किस केस में यूट्राइन एनोमली का कौन सा केस है? मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऐसी कौन से पार्ट में प्रॉब्लम होगी, यूट्रस में प्रॉब्लम होगी जिसके कारण समय से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा, प्रीटर्म बेबी पैदा हो जाएंगे। मतलब 36-37 हफ्ते तक भी प्रेगनेंसी है जो कंटिन्यू नहीं होगी, उसके पहले ही डिलीवरी है जो हो जाएगी। तो अपेंडिसाइटिस का तो प्रेगनेंसी से लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यूट्राइन एनोमली पूछी है तो वो होगा हमारा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। मतलब कि जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद सर्वाइकल प्लग है जो क्लोज हो जाता है। सर्वाइकल प्लग क्लोज होगा तो जब ओपन कब होता है? जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, जो ब्लड सो हमने पढ़ा है, डिस्चार्ज आना स्टार्ट होता है, वो होगा। लेकिन यहाँ पर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के केस में होता क्या है कि सर्विक्स क्या होती है? वीक होती है। क्या होगी? सर्विक्स वीक होगी, जिसके कारण समय से पहले ही सर्वाइकल प्लग क्लोज होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, प्रीटर्म बेबीज पैदा होंगे। अब इस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को मैनेज करने के लिए एक सर्जरी के द्वारा यहाँ पर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल सर्कलेज। क्या कहते हैं? सर्वाइकल सर्कलेज। तो यहाँ पर प्रीटर्म बेबीज पैदा होने का जो यदि यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो वो क्या होगा? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट केयर। ये देखिए कौन सा है जो अपरिपक्व शिशु की देखभाल का सिद्धांत नहीं है। यदि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, प्रीटर्म इन्फेंट है, तो यहाँ पर कौन सा केयर में इंक्लूडेड नहीं होगा? पहले में टू मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड एडिक्वेट ह्यूमिडिफिकेशन, टू प्रिवेंट और ट्रीट प्लूरेसी, टू स्प्रेड इन्फेक्शन, टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन। प्रीटर्म इन्फेंट की केयर में सबसे पहला आता है बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना, ताकि बच्चे को आप हाइपोथर्मिया से बचा सकें। फर्स्ट तो आपका ये होगा, क्योंकि प्रीटर्म बच्चों में और ज़्यादा हीट लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पर फैट है जो बहुत ही कम होता है, इसलिए फैट ज़्यादा रहता है तो भी। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें हमें हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट तो आपका प्रिंसिपल होगा टू प्रिवेंट और ट्रीट प्लूरेसी, ये भी आपको रोकना होगा। टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये भी आपका काम होगा। लेकिन यहाँ पर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, प्रीटर्म बच्चे का इन्फेक्शन से, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट केयर। प्रीटर्म इन्फेंट केयर में आपका जो नहीं होगा वो क्या होगा? टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन फैलाना है क्या आपके प्रीटर्म बच्चे को? तो यहाँ पर आपको उसके लिए प्रिवेंट करना है, ना कि फैलाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। इनमें से आंगनवाड़ी वर्कर के जो बेनिफिशियर्स ग्रुप है वो कौन से नहीं है?
एल्कोहलिक मेल, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर, टीनेज गर्ल्स। तो आंगनवाड़ी में जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इंक्लूड रहते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स रहेंगी, टीनेज गर्ल्स होंगी मतलब एडोलेसेंस गर्ल 10 से 19 साल तक की, नर्सिंग मदर होगी, प्रेग्नेंट वुमेन होंगी। लेकिन शराबी मेल का यहाँ पे क्या लेना देना, शराबी मेल का यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following medicine is administered in case of chronic asthma patient? यदि मरीज अस्थमा वाला है, अस्थमा में होता क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। जब स्पाज्म हुआ है तो उसको डायलेट करने के लिए मेडिकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर अब जो सिकुड़न हुई है उस चीज को डायलेट करना है तो कौन सी ड्रग दी जाएगी, क्रोनिक अस्थमा का पेशेंट है यदि तो ऑक्सीटोसिन, MgSO4, डेरिफाइलिन या रेबीज वैक्सीन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होगा और उस ब्रोंकोस्पाज्म को डायलेट करने के लिए क्या दिए जाएंगे, क्या दिया जाएगा, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो यहाँ पर जो ब्रोंकोडायलेटर्स होगा वो होगा आपका डेरिफाइलिन। क्या होगा, डेरिफाइलिन यहाँ पर एज अ ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे है जो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द मेथड ऑफ फीडिंग प्रीमेच्योर इन्फेंट्स विथ मिल्क, what is used when the infant can swallow but cannot suck। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है कि प्रीमेच्योर इन्फेंट है, समय से पहले बच्चा पैदा हो गया है, वो स्वालो कर सकता है बट सक नहीं कर पाएगा। यदि ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करते हैं आप तो सक नहीं करेगा, लेकिन यदि उसके मुंह में कुछ देंगे तो उसको निकल जाएगा। तो वो किस मेथड से आप उसको फीड कराएंगे, बॉटल फीडिंग से, एंटरल फीडिंग से, लिक्विड से या फिर ट्यूब फीडिंग से, किससे देंगे। बच्चा क्या कर रहा है, सक नहीं कर पा रहा है, तो चाहे अब आप ब्रेस्ट का निपल उसके मुंह में दोगे क्योंकि वो सक नहीं कर पा रहा है, न बॉटल से करेगा, न बॉटल से करेगा क्योंकि बॉटल में भी सक करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर कौन सी फीडिंग दी जाएगी, एंटेरल फीडिंग है जो बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी, एंटेरल फीडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, when a patient who is already suffering from a disease gets infection from another host or from an external source, what is this infection called। let's say कि मुझे रिसेंट में फ्लू हो गया था, कोई भी हो, मैं हूं या कोई और भी हो, तो यहाँ पर यदि किसी एक डिसीज से आप सफर कर रहे हैं और साथ में कोई दूसरा इन्फेक्शन आपको हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी सिम्टम्स या फिर क्रॉस इन्फेक्शन। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई और प्रॉब्लम है लेकिन साथ में कोई और इन्फेक्शन भी आपको ले तो वो कहलाता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेंटेनिंग अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। पहले बच्चे के जन्म के बाद एटलीस्ट कितने वर्षों का अंतराल होना चाहिए, ये जिम्मेदारी एज अ नर्स और एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर की होगी यदि आप हेल्थ एजुकेशन देते हैं तब। 1, 3, 4 या 2 साल। WHO के अकॉर्डिंग किया जाता है 2.5 ईयर से ज़्यादा गैप रहे तो वो बेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा, वो होगा 3 साल का। 2 साल कम हो जाएंगे, 1 भी बहुत कम हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिसको 2 बच्चे चाहिए हैं एटलीस्ट 2.5 साल से ज़्यादा का गैप है जो उन दोनों बच्चों के बीच में होना चाहिए, तो वो कितना होगा हमारा 3 ईयर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीटर्म इन्फेंट हैव डिफिकल्टी मेंटेनिंग टेम्परेचर फॉर मैनी रीजंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैट रीजन। जो प्रीटर्म इन्फेंट होते हैं उनको उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, समय से पहले बच्चे पैदा हो जाए तो उनका टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका रीजन क्या होता है, सभी है लेकिन किसी एक को छोड़कर। लैक ऑफ ब्राउन फैट डिपोजिशन, ये तो है कि बच्चों में सबक्यूटेनियस फैट है या फिर ब्राउन फैट है या फिर रेशियो ऑफ बॉडी मास टू लार्ज सरफेस एरिया है या फिर इनेबिलिटी टू रिड्यूस टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। कौन सा रीजन नहीं है जिसके कारण बच्चों में, प्रीटर्म बच्चों में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, बाकी सब है। लैक ऑफ ब्राउन फैट डिपोजिशन, तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है। दूसरा बॉडी मास का जो रेशियो है वो यहाँ पर रहेगा,
बच्चे का जो इनेबिलिटी रहेगी कि बच्चे का टेम्परेचर रिड्यूस होगा बाय स्वेटिंग के थ्रू, तो ये भी होगी डिफिकल्टी, बच्चों में पसीना बहुत कम आता है। लेकिन यहाँ पर एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट क्या है, पर्याप्त अधस्तक वसा, मतलब एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट है जो एक रीजन नहीं होगा। मेन रीजन होता है बच्चों में ब्राउन फैट का डिपोजिशन। बच्चों में यदि ब्राउन फैट ज़्यादा होता है तो क्या होगा, टेम्परेचर मैनेज करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पर्याप्त एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट। यदि ब्राउन फैट कम हो तो बच्चे का टेम्परेचर मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। यदि बॉडी का जो रेशियो है वो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। बच्चों में पसीना नहीं आता, इससे भी प्रॉब्लम होगी टेम्परेचर को मैनेज करने में। जो रीजन नहीं होगा वो क्या होगा, एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कॉजिंग डेथ अमंग वुमेन। कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारणीय रोग नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। फीमेल में डेथ होने का रीजन जो बनेगी, हार्मफुल यूज ऑफ टोबैको, गोनोरिया इन्फेक्शन, एल्कोहल एब्यूज या फिर ओबेसिटी। किसके कारण यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, नॉट आ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएगी। तो वो कम्युनिकेबल डिसीज यहाँ पे क्या होगी, गोनोरिया। क्या होगी, गोनोरिया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारणीय रोग नहीं है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, बाकी है, तो जो है वो क्या है, वो कम्युनिकेबल होगा। तंबाकू के कारण है जो कैंसर वगैरह हो सकता है, बट यहाँ पर एक कम्युनिकेबल में नहीं आएगा आपका। एल्कोहल एब्यूज भी नहीं होगा ना, मोटापा होगा, जो होगा वो क्या होगा, गोनोरिया इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब कि कम्युनिकेबल की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। A normal baby in good condition at birth will have an अपगार स्कोर ऑफ। जन्म के समय अच्छी स्थिति में एक सामान्य शिशु का अपगार स्कोर प्राप्त करेंगे कितना, 4 to 5, 1 to 2, 7 to 10 या 2 to 3। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 10 तक। कितनी, 10 तक। वर्जीनिया अपगार ने जो बच्चे के प्राइमरी असेसमेंट के लिए दिया गया स्कोरिंग सिस्टम है, एक बार चेक किया जाता है जस्ट जन्म के विद इन 1 मिनट, और री अगेन चेक किया जाता है आफ्टर द 5 मिनट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड सॉरी फॉर दैट कि आज है जो हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास है जो हाफ कट हो रही थी, तो इसीलिए मैंने क्लास को स्टॉप किया। बट जो कल मॉर्निंग क्लास होगी कोशिश की जाएगी कि उसमें किसी भी तरीके को कोई भी इशू ना हो, और जो हमारा फर्स्ट सिस्टम होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज के रिगार्डिंग। तो आप लोग चाहें तो एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक है जो जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। 2 लोअर सेंट्रल इंसिजन। प्रथम 2 निचले क्रंदक दांत सामान्यतः किस समय पर निकलते हैं, 2 to 3 मंथ, 6 to 8 मंथ, 10 to 12 मंथ या फिर बिटवीन 1 to 2 ईयर। तो यूजुअली इरप्शन है दांतों का जो इरप्ट होना है फर्स्ट 2 लोअर सेंट्रल इंसिजर। तो इनका जो इरप्शन है इसको प्राइमरी और दूध के दांत कहते हैं आप। ये निकलते हैं 6 से 8 महीने की उम्र में। कब, 6 से 8 महीने की उम्र। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है बनता है आपका फर्स्ट इरप्शन ऑफ टीथ, तो जनरली 6 मंथ के बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो भी बच्चे बॉटल फीड बेबीज होते हैं उनमें एज कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग वालों के डिले डेंटिशियल मतलब डिले दांतों का आना स्टार्ट हो सकता है। तीसरा, परमानेंट दांत कब आना स्टार्ट होते हैं, तो जो एक्चुअल हम बात करें तो आफ्टर 6 ईयर के बाद बच्चों के जो दूध के दांत है, प्राइमरी टीथ है, ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले जो टीथ गिरते हैं बच्चों के वो होते हैं अपर सेंट्रल इंसीजर। अपर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले गिरना स्टार्ट होते हैं और परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं 6 ईयर के बाद। वो कंप्लीट प्राइमरी टीथ का इरप्शन हो जाता है 2 साल की उम्र तक।
अभी डिपेंड करता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जनरली जो 2 साल की उम्र तक, 6 महीने से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चों के पूरे प्राइमरी टीथ आ जाते हैं और 6 साल के बाद बच्चों के प्राइमरी टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। देन आफ्टर परमानेंट टीथ इरप्शन स्टार्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है पहला फीटल मूवमेंट। क्या है? पहला फीटल मूवमेंट। गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन शीघ्र कब महसूस होता है? 12 वीक्स, 14 वीक्स, 16 वीक्स या फिर 18 वीक्स। तो क्विकनिंग का मतलब है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। प्रेगनेंसी में जो माँ को अपने भ्रूण की पहली हलचल फील होती है वो कब होती है? वो होती है जनरली 16 वीक में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, 16 वीक में उन फीमेल्स में जो दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हो। लेकिन जनरली 20 वीक की प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है किसके लिए? जो पहली बार प्रेग्नेंट है। अब ऑप्शन में आपको 12, 14, 16, 18, आपको लगता है कि 16 पे मार्क करें कि 18 पर करें? तो आप बिल्कुल, यदि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अर्लीस्ट टाइम है, तो अर्लीस्ट है, लेकिन ये नहीं कहा मल्टी पैरा है कि प्रीमी पैरा है। तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे 18 वीक को। किसको? 18 वीक को। मल्टी पैरा में 16 वीक के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो प्रीमी पैरा है उनमें 20 वीक में फील होती है। किसमें? 20 वीक की प्रेगनेंसी में, 20 वीक्स में। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में 16 और 18 दोनों चीजें हैं तो आपको 16, 18, 20, मान लीजिए 16, 18, 20 है तो आपको मार्क करना है 20 को। लेकिन 20 की जगह 80 है तो आप 80 को मार्क कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 20 वीक तक की प्रेगनेंसी में, फिर चाहे वो प्रीमी हो मल्टी हो, सब में फील होने लगेगा। यदि नहीं होता है फिर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत किसी व्यक्ति में एड्स का इंडिकेटर है? ऑप्शन में है CD4 काउंट लेस देन 1000 सेल्स पर mm3², CD4 कोशिकाओं की संख्या 1000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर CD4 कोशिकाओं की संख्या 800 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर CD4 कोशिकाओं की संख्या 400 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि CD4 काउंट सेल्स है जो कितना 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना। एड्स का इंडिकेटर पूछा है। किसका? एड्स का इंडिकेटर क्या होगा? कितनी सेल्स घटेंगी कि एड्स कंसीडर किया जाएगा? तो होगी CD4 टी सेल्स काउंट कितना? 200 से भी कम हो जाना। कितना? 200 सेल्स से भी कम हो जाना। एड्स में आपको HIV एड्स की ड्रग पूछी जाती है जिडोविडिन एंड निवेरापाइन। जिडोविडिन, निवेरापाइन। दूसरा यहाँ पे आपको कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाता है तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है एड्स के लिए। तीसरा सेल्स पूछे कि कौन सी घटेंगी, तो CD4 सेल्स काउंट 200 से भी कम हो जाएगा। 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम हो जाना। कौन सा? CD4 टी सेल काउंट। अब यहाँ पर एड्स वाले व्यक्ति में कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती, ये भी आता है। जिस बच्चे को यदि एड्स है तो उसमें BCG वैक्सीन नहीं दी जाती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ऐड नहीं किए गए बट मैंने आपको बताया, याद रखें। एक तो ये आएगा कि यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराना चाहती है लेकिन उसको एड्स है तो वो क्या करे? निवेरापाइन ART ड्रग के साथ फीड करा सकती है। एड्स की ड्रग क्या है? जिडोविडिन है। सेल्स कौन सी कम होगी? तो होगी CD4 टी सेल काउंट 200 से भी कम चली जाएगी। कंफर्मेटरी टेस्ट तो वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज। मनुष्य के भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाने जाते हैं? सोशल साइंस के, एंथ्रोपोलॉजी, एक्यूलरेशन या फिर सोशियोलॉजी
किस नाम से जाना जाएगा ये? तो ये जाना जाएगा किससे? एंथ्रोपोलॉजी। किससे? एंथ्रोपोलॉजी से। सोशल साइंस तो सोसाइटी की स्टडी में जाएगा। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल और कल्चरल, फिजिकल, सोशल, कल्चरल किसी पर्सन की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट? तो कौन सा हार्मोन जरूरी है मिल्क प्रोडक्शन के लिए? FSH, प्रोलैक्टिन, ADH या फिर ऑक्सीटोसिन? कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो वो होगा यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। यदि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन पूछते हैं तो क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन और इजेक्शन, जिसको आप लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी में जो फॉलिकल्स बनते हैं उनको डेवलप करने के लिए, मैच्योर करने के लिए हार्मोन जरूरी होगा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल फैलाव किसको कहते हैं? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर? इसके लिए आप कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन में कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द लेबर। तो ये लेबर की जो स्टेज होती है 4 होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहली स्टेज में होता है सर्विक्स का डायलेटेशन। क्या है? पहली स्टेज में होगा सर्विक्स का डायलेटेशन, जो कि 0 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। कितना? 0 to 10 सेंटीमीटर तक, जिसको कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरी स्टेज आती है, सर्विक्स डायलेट होने से लेके कंप्लीट होगी बेबी के फीटस के एक्सपल्सन तक। एग्जाम में पूछा जाता है, ये अभी NHM में भी आए थे क्वेश्चन, सर्विक्स डायलेट होने के और फीटल एक्सपल्सन की स्टेज, तो वो सेकेंड। फिर फीटल एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन की स्टेज कहलाती है तीसरी स्टेज, और ये स्टेज क्या कहलाती है? प्लेसेंटल एक्सपल्सन। फोर्थ कहलाती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, इसमें प्लेसेंटा बाहर आ गया, उसके बाद जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो वाली स्टेज। तो क्या है? टोटल 4 स्टेज होती है, चारों में ड्यूरेशन अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है। क्लियर? नेक्स्ट इज, विच वन इज द प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 year old चिल्ड्रन? बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल से कम है। 5 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए क्या है? 5 वर्ष से छोटे बच्चे में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? कौन सी है सबसे उपयुक्त जगह 5 साल से कम उम्र बच्चे की? डेल्टॉइड साइट, वास्टस लैटरलिस साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट या फिर डोर्सोग्लूटियल साइट? कहाँ पे लगा सकते हैं आप इंजेक्शन? तो ये लगाएंगे आप वास्टस लैटरलिस में। 5 साल से ऊपर कहते तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं आप? इंट्रामस्कुलर, जो एज एन एडल्ट में लगता है उस तरीके से, वेंट्रोग्लूटियल। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जा रही है कि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो आप लगाएंगे वास्टस लेटरलिस। कहाँ पर? वास्टस लेटरलिस साइट में, जो कि कहलाता है जांघ के बाहरी भाग वाली मसल्स में, क्योंकि इस एरिया में यदि बच्चे की उम्र कम है तो वहां पे मसल्स ज्यादा रहेंगी, तो नर्व इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया? ये ड्रग अभी नॉर्सेट एग्जाम में आई है, मुझे कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से आया था, या तो इसकी टॉक्सिसिटी पूछी गई है, इसके साइड इफेक्ट पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आया था इक्लेम्सिया वाली ड्रग से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया? इक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी है? डायजेपम, एप्सोलिन, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर लेविटोल? तो लेविटोल और जो एप्सलिन है ये सभी क्या है? स्पेशली लेविटोल, ये क्या है? नॉर्मली
जो बीपी बढ़ा हुआ होता है, हाई बीपी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। क्या है? हाई बीपी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। और जो एप्सिलॉन है, ये जनरली सीजर या फिर कार्डियक अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इमरजेंसी मेडिकेशन है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट है, क्या MgSO4, क्या MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया जाता है एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। इनकेस इसका ओवरडोज हो जाए तो इसका साइड इफेक्ट आपको एग्जाम में पूछा गया था। यदि ओवरडोज होता है मैग्नीशियम सल्फेट का तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया है क्या? प्री एक्लेम्सिया के आगे की स्टेज कहलाती है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आएंगे, कन्वर्जन नहीं आएंगे, लेकिन एक्लेम्सिया में कन्वर्जन्स आएंगे। होगा क्या? प्रोटीन यूरिया होगा, बहुत ज्यादा हाई बीपी होगा, ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा, स्वेलिंग होगी। ये क्या है? क्लासिकल साइन एक्लेम्सिया के और प्री एक्लेम्सिया के। लेकिन एक चीज डिफ्रेंशिएट करेगी एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से कि एक्लेम्सिया में कन्वर्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी कंडीशन है। यदि प्रेगनेंसी में एक बार एक्लेम्प्टिक फिट्स आ गए, प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज में यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, वुमेन एक्लेम्प्टिक में चली गई तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप फिट्स मैनेज करेंगे कि बीपी को लो करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जब बीपी हाई होता है तो ब्लीडिंग पीपीएच भी साथ में होगा। तो इस तरीके से कभी कभी मॉर्टेलिटी रेट का जो रीजन बनता है वो ये भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? अफ्रीका रीजन, अमेरिकन रीजन, यूरोपियन रीजन या फिर साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन है जो WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया वाला कि इंडिया कौन से उसमें आता है? इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया में। किसमें? साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में। तो G20 समिट हुआ था, उससे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अभी एक तो थीम पूछी गई थी, वो थी वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ पर कौन सा जो मे बी नॉर्सेट में आपको पक्षी पूछा गया था, इंडिया का नेशनल ट्री पूछा गया था। तो इस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी? विक्रम ने जो लैंडर है वो अलग कब हुआ था? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आए हुए थे। अब यहाँ पर जो कंट्री है तो कंट्रीज के नाम भी आपको पूछ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में टोटल 11 देश हैं। ब्रूनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सभी क्या है? ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री देश हैं। आपको एग्जाम में कंट्री देश हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली इंडिया किस रीजन में आता है? साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में WHO का ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। यहाँ से इतना ही आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मोप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे खून को पोंछने के लिए किस घोल का उपयोग करना चाहिए? सिडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सेवलॉन या फिर फॉर्मेलिन। किसका यूज करेंगे आप? यदि ब्लड स्पिल्ड हो गया है फ्लोर पर ओटी के हॉस्पिटल के कहीं के भी, तो आप किससे क्लीन करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइट से। किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइट से। नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय? यदि आपको एंडोस्कोपी या कोई भी स्कोपी क्लीन करने का पूछे तो कहना 2% ग्लूट्राल्डिहाइड। कितना? 2% ग्लूट्राल्डिहाइड। यदि फ्लोर पर ब्लड गिर जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। यदि स्पुटम गिर गया है तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? स्पुटम गिरा हुआ है, थूक किसी ने थूका है तो ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड? बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभिश्रा के बंद होने से क्या बनता है? आफ्टर बेबी बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल वेन है, जो उस टाइम पर रही है, यूट्रस में रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती रही, 2 आर्टरीज 1 वेन रही है,
एग्जाम में NHM MP में आया है अभी रिसेंट में। 2 आर्टरी 1 बन रही है, आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। लेकिन जब ये वेन आफ्टर बर्थ के बाद क्लोज होगी तो क्या बनेगी? लिगामेंटम वीनोसम, वेसिकल आर्टरीज, लिगामेंटम टेरेस या फिर फोसा ओवलिस, कौन सा पार्ट बनाएगी? तो ये बनेगा लिगामेंटम टेरेस। क्या है? लिगामेंटम टेरेस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? तो रेड ब्लड कार्ब सेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है लाल रक्त कोशिकाओं का? 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन का? कितने दिनों का रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन रहेगा, ड्यूरेशन होगा? तो वो होता है 120 दिन का। कितना? 120 डेज और 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द मेजर सपोर्ट टू द यूट्रस एंड सर्विक्स? तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस और सर्विक्स को सपोर्ट देगा, वो भी बड़े तौर पर? राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट या फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट? कौन से लिगामेंट सपोर्ट करेंगे यूट्रस और सर्विक्स को? तो ये कहलाते हैं कार्डिनल लिगामेंट। कौन से? कार्डिनल लिगामेंट और लेटरल ट्रांसवर्स सर्वाइकल मैकनॉट लिगामेंट। ये नाम आप याद रखें, मैकनॉट लिगामेंट, जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड हाउस यूटेराइन आर्टरी एंड यूटेराइन वेन्स के यहाँ पे रहेंगे। ये लिगामेंट जनरली साइड से सर्विक्स और लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना को सपोर्ट करने का काम करेंगे। कौन से? कार्डिनल लिगामेंट। ये रहे यहाँ पर जो सर्विक्स और वेजाइना दोनों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं लिगामेंट। तो इन्हीं लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है? मैकनडोट लिगामेंट है, जिसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की है। वो पहली चीज जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब होगा प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर होना, लेकिन आफ्टर दैट क्या हो जाता है? सबसाइड हो जाता है। इन प्रेगनेंसी हाई ब्लड शुगर। प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्री एक्लेम्सिया में बीपी हाई होगा, प्लस प्रोटीन यूरिया होगा, प्लस ब्लड विजन होगा, प्लस इक्लेम्टिक फिट साइन, जिसको आप कहेंगे कन्वल्जन्स। क्या कहेंगे? कन्वल्जन्स। इसके साइन हो गए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अदर देन क्या है? अदर देन जो फीटस है, इम्प्लांटेशन जनरली कहाँ पे होता है? यूट्रस में। अदर देन यूट्रस में मोस्टली होते हैं कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब्स में, जिसको आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। फिर आता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा कहाँ पर रहेगा? लोअर सेगमेंट में। कहाँ पर? लोअर सेगमेंट में। सर्विक्स का जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसके क्या है? टर्म्स है। यदि जेस्टेशनल डायबिटीज है तो वो क्या है? प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर का लेवल है। यहाँ पर जब किसी लेडीज को हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा हो और बीपी हाई हो रहा हो, तब ये केस इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि बीपी को आप कंट्रोल करेंगे कि ब्लड शुगर लेवल को, दोनों इवन कभी कभी शूट आउट होके क्या हो जाता है? इवन डेथ भी हो जाती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी डेथ ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के साथ साथ हाई बीपी से भी होती है। फिर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में हो गया। फिर यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लेकिन क्या होगा? अदर देन यूट्रस, मतलब कब मोस्टली होती है 70% फैलोपियन ट्यूब में। कभी कभी सर्विक्स के यहाँ पे भी इम्प्लांटेशन हो जाता है, कभी कभी एम्पुला के यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा प्रीविया में जनरली यूट्रस का जो अपर पार्ट है वहाँ पर क्या रहेगा? प्लेसेंटा अटैच होता है। लेकिन जब ये सर्विक्स का यूट्रस का जो लोअर पार्ट है, जिसको आप सर्विक्स कहते हैं, तो जिसको लोअर सेगमेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटा आके क्या करेगा? पूरा सर्वाइकल उसको कवर कर जाएगा, तो वो प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि हाई बीपी है प्रेगनेंसी में, जो कि माँ बच्चे दोनों के लिए रिस्की है, तो वो हाई बीपी यहाँ पर होगा प्री इक्लेम्सिया।
क्या होगा? प्री इक्लेम्सिया। और यहाँ पर प्री इक्लेम्सिया में, सॉरी फॉर दैट, प्री इक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स नहीं आते हैं, ये आपके आते हैं इक्लेम्सिया में। कब? इक्लेम्सिया में। तो यहाँ पर इक्लेम्सिया में आपको कन्वल्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्री इक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स नहीं आते। सभी चीज़ें सेम रहेंगी, ओनली कन्वल्जन्स को छोड़कर, इसको आप इक्लेम्प्टिक फिट्स भी कह सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाती है, इवन जेस्टेशनल डायबिटीज़ से भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर स्लीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ? मृत शिशु के जन्म के जोखिम को करने के लिए गर्भावस्था के दौरान सोने की अनुशंसित स्थिति क्या है? तो माँ के वो सोने के लिए सलाह दी जाती है। कौन सी सलाह दी जाती है? प्रेगनेंसी में यदि स्टिल बर्थ को क्या करना है? प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन में सोने की सलाह दी जाती है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऑप्शन में लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑन द बैक या फिर ऑन द स्टमक। तो स्टमक के बल तो आप नहीं सो सकते क्योंकि बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा, ना ही सीधा स्ट्रेट सो सकते हैं, ऐसे में बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती है, ना ही राइट साइड सो सकते। आपको जो एडवाइस किया जाता है वो होती है यहाँ पर क्या? लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइडेड इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे का एक तरीके से हमें कह सकते हैं बेबी के लिए प्रॉपर तरीके से लेफ्ट साइड में सोएंगे, स्पेस रहेगा। दूसरी चीज़, हाइपोटेंशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं माँ के लिए आप। तीसरी चीज़, यहाँ पर जब भी कोई प्रेगनेंसी में आप जनरली फोर्थ मंथ की प्रेगनेंसी तक पहुँचते हैं, जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप कैसे सोएं, लेफ्ट साइड सोएं। ज़्यादा लेग पेन होता है तो दो पैरों के बीच में एक पिलो लगा के सोएं। वो इसलिए कहा जाता है आपको कि सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे को हार्ट टू द प्लेसेंटा, जो बच्चे को पूरे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होनी है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के हार्ट के लिए, वो सब लेफ्ट साइड में ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएंगी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्यों की जाती हैं? ताकि आप लेफ्ट साइड सोएं। और यदि यहाँ पर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में सोने में आपको सो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टिल बर्थ होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, फीटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फीटल ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा लो बर्थ वेट पैदा होगा। तो इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ पर एक क्या है आपका आंसर? ऑन द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू गिवन स्टूल सॉफ्टनर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी ऑफ वुमेन? तो डिलीवरी के बाद क्या है? डिलीवरी के बाद किसी भी लेडीज़ को स्टूल सॉफ्टनर दिए जा रहे हैं, तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर एपिजियोटोमी टीयर्स, या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। तो स्टूल सॉफ्टनर, जिसको लैक्टोलियोस भी आप कह सकते हैं, ये वेजाइनल डिलीवरी के बाद क्यों दिए जाते हैं? पहली चीज़, डिलीवरी के बाद किसी भी लेडीज़ में डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल सी बात है। अब उस कॉन्स्टिपेशन को आप कम करने के लिए यहाँ पर स्टूल सॉफ्टनर दे रहे हैं, उस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर दे रहे हैं। और ऑप्शन में है टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर्स एपिजियोटोमी टीयर्स, या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट्स द यूट्रस। तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप ऑक्सीटोसिन देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, ये सभी चीज़ें देंगे। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप अदर मेडिकेशन देंगे। एपिजियोटोमी इससे रिकवर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आपकी स्ट्रेनिंग से आप ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेनिंग से क्यों? कॉन्स्टिपेशन यदि आपको होगा, एपिजियोटोमी में आपका क्या होगा? पेरिनियल टीयरिंग, जो यहाँ पर वेजाइना है, क्या है? वेजाइना, और जो एनल स्पिंचर है यहाँ पर क्या है? कट लगाया जाता है। लेकिन यदि कॉन्स्टिपेशन का केस होगा, एपिजियोटोमी हुई है या फिर वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होगी। क्या होगी? स्ट्रेनिंग होगी। लेकिन यदि आप स्टूल सॉफ्टनर या फिर लैक्टोलोज या फिर कोई भी ऐसी मेडिकेशन देंगे जिससे स्टूल सॉफ्ट आएंगे, जिसको आप स्टूल सॉफ्टनर लैक्टोलोज के नाम से भी याद रख सकते हैं, तो वो सब यदि आप यहाँ पे देते हैं तो क्या होगा? एपिजियोटोमी के जो इवन टीयरिंग भी है, उसकी टीयरिंग है, उसको रिलीफ रहेगा एक तरीके से, पेन कम होगा। पेन कैसे कम होगा?
पेन के लिए तो आप पेन किलर दे देंगे, लेकिन यहाँ से आप पेन को कम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टूल सॉफ्टनर देंगे तो जो डाउन साइड जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम होगा और स्टूल इजीली बाहर आएगा। इसका मेन रीज़न है क्या, स्ट्रेनिंग से प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वन इज एट व्हाट एज शुड प्रेग्नेंट वुमेन टिपिकली स्टार्ट अटेंडिंग प्रीनेटल चेकअप फॉर रूटीन मॉनिटरिंग एंड केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था के दौरान नियमित निगरानी और देखभाल के लिए गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर किस उम्र में प्रसव पूर्व जांच में भाग लेना शुरू करना चाहिए? 8 से 12 वीक, 16 to 20 वीक्स, 24 to 28 वीक्स या फिर 32 to 36 वीक। तो किस वीक में, यहाँ पे कहा है एट व्हाट एज प्रेग्नेंट वुमेन को प्रीनेटल और एंटीनेटल चेकअप्स में जाना चाहिए रूटीन मॉनिटरिंग के लिए? तो है 8 से 12 हफ्ते में। कब? 8 to 12 वीक की प्रेगनेंसी में। इस टाइम पीरियड में आप चेकअप कराने जाएंगे तो पहली चीज़ यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी तो कंफर्म रहेगी ही। दूसरी चीज़, इस टाइम पर आपकी एंटी स्कैनिंग हो सकती है। एंटी स्कैनिंग का मतलब है नचल ट्रांसलेंस, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो स्कैनिंग करके पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, उसमें कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। आपके लिए तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप नहीं हो रहा है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड होगा 8 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल साइन दैट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी टू असेस मैटरनल हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसकी मातृ स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए प्रसव और प्रसव के दौरान बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए? क्या है तो वो जिसमें आप ये सभी चीज़ें क्लोजली मॉनिटर करेंगे? वो होगा यहाँ पर ऑप्शन में ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल या रेस्पिरेटरी रेट। पहली चीज़, डिलीवरी के टाइम पर और लेबर के टाइम पर जो चीज़ चेक की जाएगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल आप पहले चेक कर सकते हैं बिफोर डिलीवरी और बिफोर लेबर। हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर सकते हैं कि यदि इनकेस ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन लेवल कम ना हो तो आप पहले से ही ये सब चीज़ें चेक करके रखेंगे। रेस्पिरेटरी रेट आप वहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्लोजली मॉनिटर करना है वो है बीपी, ब्लड प्रेशर, कि ये प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द लेबर और डिलीवरी के टाइम पर फ्लक्चुएट ना हो। क्या हो? फ्लक्चुएट ना हो, मतलब कि ड्रॉप ना हो, बहुत कम ना हो और हाई ना जाए। हाई जाता है माँ को फिट्स आने के चांसेस रहेंगे, लो जाता है तो माँ प्रॉपर तरीके से ना तो पुश कर पाएगी और लो जाएगा तो बच्चे की डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? बीपी, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज which of the following complication can occur when the placenta partially or completely covers the cervix, obstructing the baby's exit from the uterus? निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता तब हो सकती है जब नाल आंशिक रूप से या पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेती है, जिससे बच्चे के गर्भाशय से बाहर निकलने में बाधा आती है? तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें सर्विक्स को पूरे तरीके से प्लेसेंटा कवर कर जाएगा? जब सर्विक्स का मुंह कवर हो जाएगा, सर्वाइकल ओस कवर हो जाएगी तो बच्चे को बाहर आने में प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन में प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्लेसेंटा प्रीविया, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्री एक्लेम्सिया मैंने आपको बता दिया कि इसमें बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा, ब्लड विजन होगा, फिर एक्लेम्टिक फिट्स आएंगे जब प्री एक्लेम्सिया के बाद की स्टेज में जाएंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी में माँ का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अदर देन यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब बचता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्री मतलब पहले, मतलब जनरली प्रीविया का मतलब होता है पहले। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में ही ऐसा होगा कि जो प्लेसेंटा जनरली अपर सेगमेंट में, यूट्रस का जो नॉर्मली प्लेसेंटा अटैच होता है अपर सेगमेंट में होता है, वो हम आगे आपको विथ इमेज के भी दिखाएंगे कि अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा अटैच होता है। लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें क्या होगा? डाउन साइड अटैच हो जाता, नीचे की तरफ। अब ये पार्सली हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है या मार्जिनल हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी कि सर्वाइकल ओस को कवर कर जाए, बेबी की एग्जिट के लिए एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, तो वो है प्लेसेंटा प्रीविया।
नेक्स्ट वन इज what is the recommended method of feeding newborns during the first 6 months of life to promote optimal growth and development? तो यहाँ पर कौन सी मेथड है जो न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ के लिए प्रमोट करेगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान नवजात शिशुओं को खिलाने की अनुशंसित विधि क्या है? फॉर्मूला फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बॉटल फीडिंग? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वो है कि पहले 6 महीने तक की बात की जा रही है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, तो वो होगा ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इस मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क। क्या है? ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है 6 मंथ का जब बच्चा हो जाए, आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, यहाँ पर आप बच्चे को कुछ फूड खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड फूड्स। तो ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज which of the following is a chronic condition characterized by high blood sugar level in pregnant women who have not previously been diagnosed with diabetes? तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? क्रॉनिक मतलब लंबे समय से है, जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा है प्रेगनेंसी में, लेकिन इसके पहले उसको कभी डायग्नोस नहीं हुई है क्या? शुगर और डायबिटीज़। तो क्या कहलाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरानी स्थिति है जो गर्भवती महिलाओं उक्त उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता है, इन्हें पहले मधुमेह का निदान नहीं हुआ, मतलब पहले डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई है? प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एक्लेम्सिया या फिर प्रीटर्म लेबर? कौन सा केस है यहाँ पर जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल प्रेगनेंसी में क्या है? डायग्नोस हुआ है, लेकिन पहले डायग्नोस नहीं हुआ डायबिटीज़, तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर लेवल का होना, और हाई ब्लड शुगर लेवल में जो बच्चे पैदा होते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? लार्ज साइज होते हैं, 4 kg से भी उनका ज़्यादा वेट रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन? यदि 20 वीक की प्रेगनेंसी के पहले, क्या है? 20 वीक की प्रेगनेंसी के पहले प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, गर्भाधारण के 20वें सप्ताह से पहले गर्भावस्था के सहज नुकसान को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज? क्या यूज किया जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पर मिसकैरेज और अबॉर्शन। क्या है? मिसकैरेज। स्टिल बर्थ का मतलब है कि बच्चे की डेथ होना, फीटल डेथ इन यूट्रस। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि फीटल डेथ इन यूट्रस, वो कहलाता है स्टिल बर्थ। प्री टर्म का मतलब है कि बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के क्या है? प्री टर्म बर्थ का मतलब बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के डिलीवरी का हो जाना, वो है प्री टर्म बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब फीटल डेथ इन यूट्रस। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका मिसकैरेज और अबॉर्शन। तो अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट, अब क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ MTP। तो MTP एक्ट पूछें तो 1971, अकॉर्डिंग टू दैट 20 वीक तक की प्रेगनेंसीज को ही यहाँ पर परमिशन दी जाती है। किसकी? अबॉर्शन की। अब अबॉर्शन की परमिशन 20 वीक तक तब दी जाती है जब यहाँ पर या तो रेप के थ्रू प्रेगनेंसी हुई हो, और यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल हुई हो, या फिर बच्चे को कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट हो तब। अमेंडमेंट एक्ट आया है, क्या है? MTP अमेंडमेंट जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 24 वीक्स, यदि अमेंडमेंट एक्ट में पूछे तो 24, और ओनली MTP एक्ट पूछे तो 20 वीक।
नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी स्टेज, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। तो लेबर की प्रोग्रेस में कितनी स्टेज होती हैं, प्रसव की सामान्य प्रगति में कितने चरण होते हैं, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या फिर 5 स्टेज। तो टिपिकली प्रोग्रेशन ऑफ लेबर में कितनी स्टेज होती हैं, टोटल 4 स्टेज। कितनी, टोटल 4 स्टेज। पहली डायलेटेशन, दूसरी बेबी एक्सपल्सन, तीसरी प्लेसेंटल एक्सपल्सन और चौथी कौन सी, ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो यहाँ पर कितनी होती हैं, 4 स्टेज होती हैं टोटल, तो आपका आंसर होगा 4 स्टेज। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द सर्विक्स डायलेट एंड डिफास अलाउइंग द बेबी टू मूव इनटू द बर्थ कैनाल। जो होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट, तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी, फैलाव होगा, इफासमेंट होगा और यहाँ पर बर्थ कैनाल का क्या है, मुंह ओपन होगा जिससे बेबी बाहर आ सके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज। वो कौन सी कहलाती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। कौन सी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसको आप कह सकते हैं सर्वाइकल स्टेज। दूसरी कहलाती है फीटल एक्सपल्सन, क्या है, फीटल एक्सपल्सन स्टेज। तीसरी कहलाती है आपकी प्लेसेंटल एक्सपल्सन और प्लेसेंटा का बाहर आना। जो चौथी है इसको कहते हैं ओनली ऑब्जर्वेशन स्टेज। क्या है, ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो यहाँ पर क्या हो गई, 4 स्टेज हो गई। तो सर्विक्स डायलेट के लिए पूछे आपसे तो आपको क्या कहना है, सर्वाइकल डायलेटेशन की स्टेज कौन सी है, वो है आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड बेबी के बाहर आने वाली स्टेज, तीसरी प्लेसेंटा। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 0 से 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है। कितना, 0 to 10 सेंटीमीटर तक जो कार्डिनल मूवमेंट है लेबर के वो भी फर्स्ट स्टेज में होंगे। सेकेंड स्टेज में बेबी बाहर आता है और इसी स्टेज में क्राउनिंग देखने को मिलती है। क्या, क्राउनिंग। तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आता है। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक बेबी के बाहर आने के बाद 30 मिनट तक बाहर नहीं आया तब मैनुअली फंडल मसाज की जाती है। और यदि ऐसे में भी नहीं आया तब यहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है क्या, रिटेंट प्लेसेंटा। या फिर प्लेसेंटा कुछ बाहर आ गया कुछ अंदर रह गया तब भी उसको क्या कहेंगे, रिटेंट प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के कैरेक्टर क्या है, मुख्य विशेषताएं। प्रसव के दूसरे चरण की मुख्य विशेषता क्या है, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर्स, ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो वो होगा आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या है डिलीवरी ऑफ द बेबी, सेकंड स्टेज पूछा। इसका थर्ड पूछते तो कहते डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। फुल डायलिटेशन फर्स्ट, ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपके फर्स्ट स्टेज में ही आएंगे और ट्रू लेबर पेन के साइन है। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इन मेम्ब्रेन। तो कौन सी स्टेज में लेबर की, कौन सी स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन दोनों की डिलीवरी होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये होगा तीसरी स्टेज में। कब, तीसरी स्टेज में प्लेसेंटल एक्सपल्सन के, क्या है, प्लेसेंटल एक्सपल्सन के यहाँ पर साइन पूछे जाते हैं। क्या है, साइन पूछे जाते हैं कि क्या देखने को मिलेगा। ये जो क्लासिकल साइन होते एक होता है ब्लड बहुत ज़्यादा फास्ट, जो गस ऑफ वेजाइनल ब्लड, मतलब वेजाइना के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा। दूसरी चीज़ यूट्रस है जो ऊपर की तरफ जाएगी और एक ग्लोबुलर शेप में हो जाएगी। कौन सी, ग्लोबुलर शेप में। अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग आउटसाइड द वेजाइना। तीसरा है यहाँ पर कि जब आप लोअर सेगमेंट को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे यूट्रस के, तब भी कॉर्ड रिट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये सब किसके क्लासिकल साइन है, प्लेसेंटल सेपरेशन और एक्सपल्सन के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर। लेबर के दौरान, प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले होने का वर्णन करने के लिए किस चिकित्सीय शब्द का उपयोग किया जाता है, थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर। थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स क्या टर्म यूज करेंगे, सर्वाइकल लिफासमेंट, सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल प्रेजेंटेशन या फिर सर्वाइकल इंगेजमेंट। तो यहाँ पर थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स ये टर्म कहलाता है सर्वाइकल लिफासमेंट। क्या है,
सर्वाइकल इफासमेंट मतलब बच्चे का जब हेड एंगेज्ड होता है उसके बाद धीरे धीरे फैलाव देखने को मिलेगा किसमें, सर्विक्स में। वो चीज़ कहलाती है इफासमेंट। क्या है? इफासमेंट। तो इसको आप क्या कहेंगे? सर्वाइकल इफासमेंट। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ लेबर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ। बच्चे के डिलीवर होने के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड कौन सी स्टेज कहलाएगी लेबर की? प्रसव के किस चरण को अक्सर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आराम और पुनः प्राप्ति अवधि के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज? रेस्ट एंड रिकवरी वाला पीरियड कहलाता है कौन सा? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। कौन सा? चौथी स्टेज है जो लेबर की, वो कहलाएगी, जिसको आप ऑब्जर्वेशनरी स्टेज और रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट इज एट व्हाट पॉइंट लेबर इज एमनियोटिक सैक टिपिकली रप्चर्ड रिलीजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। प्रसव के दौरान किस बिंदु पर एमनियोटिक थैली आमतौर पर फट जाती है जिससे एमनियोटिक द्रव निकलने लगता है? इन द फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, इन द सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग पुशिंग डाउन, इन द थर्ड स्टेज ड्यूरिंग प्लेसेंटल डिलीवरी, इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। पहली चीज़ जो एमनियोटिक सैक है, जिसको आप एमनियोटिक सैक कहते हैं, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहेगा। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं। आप जब हॉस्पिटल, इनकेस आपने लेबर वार्ड में ड्यूटी लगी हो तो आपको पता होगा कि कुछ लेडीज़ कंप्लेन करती हुई आती हैं कि उनका फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो गया है। तब यहाँ पर फ्लूइड लीक होने का मतलब, फ्लूइड लीक हो रहा है, वो हो सकता है कि आपको कभी कभी यूरिन भी पास हो जाती है क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है ब्लैडर पर। दूसरी चीज़, जो एक प्लग बन जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, यूट्रस से बच्चा बाहर ना निकले, इसीलिए सर्वाइकल कैप और सर्विक्स के यहाँ पे एक प्लग का फॉर्मेशन होता है म्यूकस के थ्रू। वो भी जैसे जैसे डायलिटेशन होगा, बेबी नीचे की तरफ पुश करता है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से कभी कभी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। वो प्लग है जो खुलेगा, एक तरीके से हम कहेंगे मुंह ओपन करने के लिए वो बाहर आता है, तो उसको भी एमनियोटिक फ्लूइड समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो एमनियोटिक जब सैक रप्चर होगा तो जो अचानक से मान लीजिए किसी भी मटके को फोड़ेंगे तो एक एक दो दो बूंद पानी नहीं आएगा, पूरे में फैल जाएगा। सेम एज चाहे बलून में आप कोई बलून ले लीजिए, बलून ज़्यादा बेटर रहेगा, बलून में आप होल करेंगे किसी भी पिन से तो फट जाएगा। ऐसे ही एमनियोटिक सैक रहेगा तो अचानक से यदि फटेगा, क्या है, अचानक से यदि फटेगा तो जो एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होगा तो कैसा होगा, ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर ही। इनकेस मान लीजिए एमनियोटिक सैक आपका आपने लेबर इंड्यूस की, उस टाइम पर नहीं हुआ, तो इंटरनल एग्जामिनेशन के टाइम पे डॉक्टर को लगता है कि फीटल हेड इंगेज्ड होते आ रहा है, तब भी इंटरनल एग्जामिनेशन करके भी उस एमनियोटिक सैक को क्या कर दिया जाता है, रप्चर कर दिया जाता है। उसको आप क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लेकिन यदि ये टाइम के पहले तो आप क्या कहेंगे, प्री टर्म। क्या है, प्री टर्म, एक टर्म यूज लग जाए, प्री टर्म वर्ड यूज हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर आपका इनकेस जो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, मान लीजिए कि लेबर रूम के पहुँचने के पहले ही एमनियोटिक सैक फट गया, रप्चर हो गया, फ्लूइड बाहर आ गया, तब आप क्या करेंगे? ऐसे केस में डॉक्टर वेजाइनल डिलीवरी के लिए ज़्यादा टाइम तक वेट एंड वॉच नहीं करते हैं, एज सून एज पॉसिबल इमरजेंसी में LSCS करके बच्चे को बाहर निकाल देते, क्योंकि इस फ्लूइड में बच्चा क्या है, सेफ रहता है। यदि अब इस एमनियोटिक फ्लूइड के बिना बच्चा ज़्यादा देर तक अंदर रहा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए बच्चे को क्या किया जाए, तो बाहर निकाला जाता है। आई होप आपको छोटे छोटे टर्म समझ में आए हो। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द बेबी रोटेट टू एन एंटीरियर पोजिशन फेसिंग द मदर्स बैक टू फैसिलिटेट ईजियर पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। प्रसव के किस चरण के दौरान शिशु जन्म नहर के माध्यम से आसान मार्ग की सुविधा के लिए माँ की पीठ की ओर मुंह करके पूर्व काल की स्थिति में घूमता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। तो यहाँ पे कहा है कि बेबी रोटेशन होने का काम, एंटीरियर पोजीशन में रोटेट होने का काम है जो
एंटीरियर पोजीशन माँ के बैक से और बर्थ कैनाल में इजीली बाहर आ जाए, तो ये किसी भी स्टेज में कर सकता है। ये चीज़ जनरली होती तो टाइम के पहले ही है, टाइम के पहले मतलब फर्स्ट स्टेज के पहले ही, लेकिन कुछ बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि बच्चा इवन बाहर जो फर्स्ट स्टेज भी हो जाती है, जब बाहर निकाला तो उस टाइम पे भी रोटेशन कर जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर फॉर द फर्स्ट टाइम मदर। यदि कोई माँ पहली बार माँ बन रही है, प्रीमी पैरा है, तो उसमें लेबर का जो फर्स्ट स्टेज है कितना टाइम लगेगा? 1 से 2 घंटे, 6 से 8 घंटे, 12 से 14 घंटे या फिर 18 से 20 घंटे। तो ये ड्यूरेशन प्रीमी पैरा में आप मान सकते हैं 12 to 14 आवर तक, कितना? 12 से 14 घंटे पहली स्टेज। दूसरी स्टेज कंसीडर की जाती है जनरली कितनी? दूसरी स्टेज है जो 15 या 20 मिनट की होती है बच्चे के बाहर आने की। तीसरी मैक्सिमम कंसीडर की जाती है 30 मिनट की, कितना? 30 मिनट की। लेकिन इसमें भी प्लेसेंटा जब नहीं आता है तब आप इसको क्या कहते हैं? रिटेंट प्लेसेंटा। फंडल और मैनुअल मसाज करके प्लेसेंटा को फिर बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ लेबर इज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प पुश द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल एंड एंड विद द बेबीज बर्थ। प्रसव के किस चरण को मजबूत संकुचन द्वारा चिन्हित किया जाता है जो बच्चे को बर्थ कैनाल के माध्यम से धकेलने में मदद करता है और बच्चे के जन्म के साथ समाप्त होता है? तो कौन सी स्टेज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? क्वेश्चन ध्यान से देखें। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्टार्ट होगा, पुश किया जाएगा, लेकिन इसका एंड होगा बर्थ के बाद, बच्चे के जन्म के बाद, तो वो कहलाएगी सेकंड स्टेज। कौन सी? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट में डायलेटेशन हो जाएगा, लेकिन यदि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो बच्चा नीचे की तरफ पुश डाउन होकर बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या है यहाँ पर? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया इज कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा इज लोकेटेड। तो प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा कहाँ पर होगा? ऑन द एंटीरियर यूटेराइन वॉल, ऑन द पोस्टीरियर यूटेराइन वॉल, इन द अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, इन द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, पार्शियली और कंप्लीटली कवरिंग द सर्विक्स। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया कंसीडर होगा? जब यहाँ पर प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाए, पार्शियली भी और कंप्लीटली, जो कि सर्विक्स को कवर कर जाए, तो वो कहलाएगा आपका क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा? प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया के कॉमन सिम्टम क्या हैं? सीवियर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेज या फिर डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। प्लेसेंटा प्रीविया के जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें से एक होता है क्लासिकल वेजाइनल ब्लीडिंग बट विदाउट द पेन, मतलब पेनलेस। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। तो होगी यहाँ पर आपकी क्या? वेजाइनल ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, पता ही नहीं चलेगा, दर्द नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है। और ये होती है कब? मोस्ट ऑफ दी केसेस में प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। एंटीपार्टम हेमरेज का जो रीज़न होता है वो यही है। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया इज यूजुअली डायग्नोज थ्रू। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया को पता कैसे करेंगे कि है या नहीं? मैटरनल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड या फिर एमनियोसेंथेसिस। तो कैसे डायग्नोस होगा प्लेसेंटा प्रीविया? तो वो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में माँ के बीपी से पता नहीं चलेगा, फीटल हार्ट रेट थोड़ा बहुत इधर उधर होगी, लेकिन यहाँ पर एमनियोसेंथेसिस आप ऐसे टाइम पे नहीं कर सकते। दैट मीन्स इंटरनल असेसमेंट तो आप कर ही नहीं सकते हैं, और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इवन कभी कभी बच्चे की डेथ यूट्रस में ही हो सकती है। आप यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन मतलब फिंगर टू फिंगर असेसमेंट या फिर इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता, अवॉइड करने को कहा जाता है। यहाँ पर आप फिजिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया होने का हाई रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है?
ऑप्शन में है मैटरनल एज अबव 30 ईयर, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, एडिक्वेट प्रीनेटल न्यूट्रिशन, हाई मैटरनल हीमोग्लोबिन लेवल। तो प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप होने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है वो सकती है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। क्या है? प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। माँ की एज 35, ए प्लेसेंटा प्रीविया माँ की एज कम भी है तब भी हो सकता है। यहाँ पर प्रीनेटल न्यूट्रिशन लेने से या फिर ना लेने से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। हाई मैटरनल हीमोग्लोबिन से भी नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा वो होगा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन से। किससे? यदि प्रीवियसली आपका LSCS किया गया है तो यहाँ पर आपको प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर्स द। तो यदि प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट है तो प्लेसेंटा किसको पूरे तरीके से कवर करेगा? सर्विक्स, यूट्राइन फंडस, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एम्नियोटिक सैक को। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में यदि प्लेसेंटा कवर करेगा पूरे तरीके से तो होगा सर्विक्स। क्या होगा? सर्विक्स। लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, सर्विक्स ही कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है सर्विक्स यूट्रस का वो क्या कहलाता है यहाँ पर? सर्विक्स। इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस, तो ये क्या करेगा? पूरे तरीके से सर्विक्स को कवर करेगा, इंटरनल ओस जो कि कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि हुआ है तो कैसे मैनेज करें? फीटल जेंडर, मैटरनल ऑक्यूपेशन, जेस्टेशनल एज एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, या फिर मैटरनल हाइट एंड वेट। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेज करना किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? ये जेस्टेशनल एज कितनी है और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग क्या हो रहा है। जेस्टेशनल एज इस तरीके से कि मान लीजिए 36 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, ब्लीडिंग यदि ज़्यादा होती है तो डिलीवरी कंडक्ट करा दी जाएगी। यदि 28 वीक की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग होती है, कितनी ब्लीडिंग होती है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जेस्टेशनल एज मतलब कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग का अमाउंट क्या है, ड्रॉप में हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज which of the following is not a recommended intervention during active bleeding in placenta previa। तो यहाँ पर क्या रिकमेंड नहीं किया जाएगा जब एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है प्लेसेंटा प्रीविया के केस में? बेड रेस्ट इन अ लेटरल पोजीशन, डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन, इंट्रावीनस फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड, या फिर कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर की जाएगी, यदि ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। बेड रेस्ट करने को कहा जाएगा लेटरल पोजीशन में। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कभी भी वेजाइनल और सर्वाइकल असेसमेंट चेक नहीं किया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा यदि ब्लीडिंग हो रही है तो। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन सीवियर केसेस ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स व्हेन अदर ट्रीटमेंट आर नॉट इफेक्टिव A surgical procedure called may be performed to correct the condition। यदि यूट्राइन प्रोलैप्स का केस हुआ है, कोई और ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, तब एक सर्जरी की जाएगी। तो सर्जरी का नाम क्या है? हिस्टेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, DNC या फिर एपिजियोटोमी। तो यूट्राइन प्रोलैप्स में कौन सी सर्जरी की जाएगी यदि दवाइयों के थ्रू और अदर ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है? तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज किया जाता है जब या तो अबॉर्शन के रिटेंड बिट्स रह गए हों, या फिर अबॉर्शन करने के लिए, या फिर डायग्नोस करने के लिए कि कुछ यूट्रस में कैंसर की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, टिश्यूज निकालने के लिए। एपिजियोटोमी डिलीवरी के टाइम पे सेकेंड स्टेज में किया जाता है जब क्राउनिंग होती है, ताकि बच्चे का हेड यदि साइज बड़ी है तो इजीली बाहर ला सकें बिना टीयरिंग के। फिर यहाँ पर बचता है हिस्टेरेक्टोमी। क्या है हिस्टेरेक्टोमी? जिसमें पूरा यूट्रस ही बाहर निकाल दिया जाएगा। जो यूट्रस आपका रहेगा तो इसमें 3-4 टाइप का होता है। हिस्टेरेक्टोमी रिमूव्स द यूट्रस एंड मे ऑल्सो रिमूव द सर्विक्स, ओवरी, ट्यूब्स, लिम्फ नोड्स एंड अपर वेजाइना रेडिकली। तो यहाँ पर जो हिस्टेरेक्टोमी यदि की जाती है तो इसमें कभी कभी क्या किया जाएगा? पार्शियल यदि की जाएगी तो ओनली यूट्रस बस निकाली जाएगी। क्लियर? पार्शियल किया जाएगा तो यूट्रस बस रिमूव की जाएगी। यहाँ पर आपकी ओवरी बच जाएंगी, फैलोपियन ट्यूब बच जाएंगी,
लेकिन यदि कम्प्लीटली किया जाएगा तो यहाँ पर सभी चीज़ें अबव वेजाइना जो कुछ भी है सब कट कर दिया जाएगा। बाइलेटरल किया जाता है तो कभी कभी एक साइड की ओवरी को बचा दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब एक साइड की बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, स्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द यूट्रस।